ठीक है, तो हमें यहाँ से शुरू करना था। ये शुरू करेंगे रिकमेंडेशन जो राजा मन्नार कमेटी ने दी थी। राजा मन्नार कमेटी को अपॉइंट किसने किया था? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ठीक है, और उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी। जैसे पहली थी इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल बनाने के लिए जैसे कि हमने देखा एआरसी ने भी ये रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, दूसरा फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड था। फाइनेंस कमीशन में इन्होंने कहा था कि उसको एक परमानेंट बॉडी बनाना चाहिए। अभी क्या होता है कि हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन का गठन होता है ना, और प्रेसिडेंट करते हैं, और वो फिर अपना रिकमेंडेशन देके रिजॉल्व हो जाती है। तो इसमें इन्होंने कहा था कि इसको परमानेंट बॉडी बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग कमीशन पहले था, अब नहीं है। ठीक है, और उसको उनका रिकमेंडेशन भी यही थी कि प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड कर देना चाहिए और उसकी जगह पे कोई और स्टेचुटरी बॉडी बनानी चाहिए। ठीक है, हालांकि प्लानिंग कमीशन जो है वो डिसॉल्व हो गई है, अब तो नहीं है। लेकिन इसकी जगह पे स्टेचुटरी कमीशन नहीं है, वो नीति आयोग है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग है। वो स्टेचुटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, फिर आर्टिकल 356, 357 और 365, 356, 357 और 365 डीलिंग विद प्रेसिडेंट्स रूल शुड बी टोटली ओमिटेड। इनका कहना है कि इसको खत्म ही कर दो, ये सारे आर्टिकल खत्म। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द प्रोविजन दैट द स्टेट मिनिस्ट्री होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर शुड बी ओमिटेड। इनका कहना है कि जो स्टेट मिनिस्टर होता है, ठीक है, वो कब तक प्रेसिडेंट वो हो सकता है मिनिस्टर, जब तक वो मतलब गवर्नर के प्लेजर पर है ना। ठीक है, गवर्नर के प्लेजर पर। इसको खत्म कर देना चाहिए। इनके कहने से का मतलब था कि वो जैसे नॉर्मली अपॉइंटमेंट होता है फिक्स टर्म के लिए, वैसा होना चाहिए कुछ। ठीक है, फिर certain subjects of union list and concurrent list should be transferred to the state list। ठीक है, इनका कहना था कि जैसे कई चीजें हैं जो स्टेट लिस्ट में है और सेंट्रल इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में है और यूनियन लिस्ट में है, उनको क्या कहते हैं, उनको स्टेट लिस्ट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, सारी चीजों नहीं, कुछ चीजों को, कुछ पर्टिकुलर चीजों को। रेजिड्यूरी पावर शुड बी एलोकेटेड टू स्टेट। अभी किसके पास है? सेंटर के पास है, मतलब पार्लियामेंट बनाती है ना लॉज रेजिड्यूरी चीजों पर। तो इनका कहना था वो स्टेट के पास आना चाहिए, सेंटर के पास नहीं। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी एबॉलिश्ड। ठीक है, बड़े रेडिकल चीजें थी इसमें। ऑल दो ये कोई रिकमेंडेशन मानी नहीं गई। ठीक है, राजा मनोहर कमेटी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शर्त की थी। फिर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 का है, और इसको अकाली दल ने अडॉप्ट किया था अपने उसमें आनंदपुर साहिब में। इसको इन्होंने कहा था कि सेंट्रल jurisdiction शुड बी restricted ओनली टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, एंड द एंटायर legislative पावर शुड बी वेस्टेड इन द स्टेट्स। आनंदपुर साहिब आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 में पास किया गया था अकाली दल द्वारा, और इसमें कहा गया था कि सेंटर का जो jurisdiction है वो कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों पर होना चाहिए, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और करेंसी पर। बाकी जो रेजिड्यूरी पावर है वो सब स्टेट को दे देनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड फेडरल इन द रियल सेंस एंड शुड इंश्योर इक्वल अथॉरिटी एंड रिप्रेजेंटेशन टू ऑल स्टेट एट द सेंटर। ठीक है, इनका कहना है कि जो मतलब अपने यहाँ भी क्वाजी फेडरल और अलग तरह के फेडरलिज्म नाम दिए ना, क्वाजी फेडरल। ठीक है, हम हमारे यहाँ जो है फेडरलिज्म कंप्लीट सेंस में नहीं है, जैसा कि यूएस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनका कहना था कि ये कंप्लीट फेडरल होना चाहिए, मतलब उनकी पावर अलग पूरी डिवाइड, इनकी पावर अलग पूरी डिवाइड, और सेंटर जो है स्टेट में इंटरफेयर ना करे कोई चीज़। ठीक है, तो इनका कहना था कि ऐसा बनाओ, और जो मतलब अथॉरिटी है उसको इक्वली डिवाइड करो दोनों में। ठीक है, और उनका जो स्टेट्स है उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सेंटर में। अभी जैसे है अपने यहाँ जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला हिसाब चलता है ना, कि जो स्टेट बड़े हैं उनको ज़्यादा सीट मिली है राज्यसभा में। ठीक है, और जो छोटे हैं उनको कम मिली है। ठीक है, गोवा जैसे स्टेट है उनको एक दो मिली है, एक ही मिली है शायद। ठीक है, जो यूपी वगैरह है उनको 30, 31 ऐसे कुछ मिली है। ठीक है, फिर है वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लिया था। इसमें उन्होंने कहा था कुछ चीज़ें मतलब सजेस्ट की थी। इसमें कहा था कि जो वर्ड यूनियन है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको फेडरल से रिप्लेस करना चाहिए। अच्छा, इनका कहना है जैसे हम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं वो फेडरल, यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं वो फेडरल स्टेट होना चाहिए था। ठीक है, हमने देखा था कि यूनियन क्यों कहते हैं और फेडरल क्यों नहीं कहते हैं। इनका कहना था कि यूनियन को हटाओ और फेडरल को जोड़ो उसमें। फिर jurisdiction ऑफ सेंटर शुड बी confined टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन। अच्छा, एक चीज और जोड़ा इन्होंने, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन। बाकी चीजें तो अभी हमने ऊपर देखा आनंदपुर साहिब कमीशन वाले ही हैं। ठीक है, फिर और अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द रेजिड्यूरी शुड बी रजिस्टर्ड इन स्टेट। देखो सारे तीनों ही कमीशन ने कहा कि जो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं या पावर्स हैं वो स्टेट्स को मिलनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 356 और 357 प्रेसिडेंट्स रूल और 360 शुड बी रिपील्ड।
ठीक है, 365 356 और 57 और प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ये तीनों ही हटा देने चाहिए इनके हिसाब से। ठीक है, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम है। फिर स्टेट्स कंसेंट शुड बी मेड ऑब्लिगेटरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सिस्टिंग स्टेट। ठीक है, अभी क्या है कि अभी वो जो जैसे बिल जो पास होना होता है उसको स्टेट को भेजते हैं। ठीक है, स्टेट चाहे जो भी रिकमेंडेशन दे कि बंटवारा करो या ना करो स्टेट का, उससे कोई मतलब नहीं होता। सेंटर अपने आप या पार्लियामेंट अपने आप बना सकता है कोई नया स्टेट, किसी स्टेट को पार्टीशन करना हो। ठीक है, या कोई उसमें मर्ज करना हो, वो उसकी पार्लियामेंट की खुद की अपनी इच्छा होती है। सेंटर से स्टेट से सिर्फ उससे पूछा जाता है। ठीक है, और वो जो पूछा गया वो जरूरी नहीं है, मतलब तुम्हारा कुछ भी एब्सर्ड कुछ भी एडवर्स भी रिकमेंडेशन होगा तो भी माना नहीं जाएगा। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं होता, बस कहने के लिए फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया जाता है कि तुमसे पूछ लिया गया है। तो उनका कहना था कि इसको ऑब्लिगेटरी बनाना चाहिए कि अगर जैसे मान लो कि अभी हमने देखा था लास्ट जो पार्टीशन हुआ था तेलंगाना का, तेलंगाना आंध्र से निकला था। तो जो आंध्र की गवर्नमेंट थी उसने मना किया था कि नहीं पार्टीशन मत करो। ठीक है, लेकिन फिर भी पार्टीशन हुआ। तो उनका कहना था अगर ऑब्लिगेटरी बनाओ इसको, ये जो सजेशन देते हो। ठीक है, अगर ऑब्लिगेटरी होता तो ये जिसने मना किया तो ये मना हो जाता, पार्टीशन नहीं होता। ठीक है, of the total revenue raised by the center from all sources 75% should be allocated to the states। इनका कहना है कि जितना भी रेवेन्यू सेंटर जो है इकट्ठा करती है उसका 75%, मतलब एक बड़ा हिस्सा 75% स्टेट हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सेंटर रखते 25%। अभी कितना है, शायद 41 की 40 के पास है ना, 41% है, ऐसा कुछ है। राज्यसभा शुड हैव इक्वल पावर्स विद दैट ऑफ लोकसभा। ठीक है, इनका कहना है राज्यसभा के पास बराबर पावर होनी चाहिए लोकसभा की। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मनी बिल का केस आता है, मनी बिल, हाँ मनी बिल के केस में क्या होता है, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, और राज्यसभा मतलब उस बाकी केस में किस कुछ में इक्वल है, किस में ज़्यादा पावर है। ठीक है, राज्यसभा जैसे राज्यसभा ही है जो लोकसभा को कह सकती है कि वो स्टेट लिस्ट में रूल बना दे। ठीक है, ये लॉ बना दे। देयर शुड बी ओनली सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी अबॉलिश्ड। इनका कहना है कि ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, एक सेंटर की हो और एक स्टेट की हो, मतलब इनके कार्डर पूरे अलग हो, वो स्टेट के हो, और ये सेंटर का है वो सेंटर के ही हो। ठीक है, वो स्टेट में ना जाए। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होता है कि किसी भी स्टेट का बंदा जब जिसको सेंटर पॉइंट करती है अपने पास, ठीक है, वो दूसरे स्टेट में भेज देती है नौकरी करने। ठीक है, तो और वो उस पर जो कंट्रोल होता है वो सेंटर का ही होता है। ठीक है, जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग होते हैं उस पर कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपॉइंट की गई थी सरकारिया कमीशन 1993 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सरकारी कमीशन, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन कई बार पूछी गई हैं, कई बार आप एग्जाम में इसको पाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सरकारिया कमीशन, और आगे अभी पुंछी कमीशन होंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में दिख जाएंगे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड 3 मेंबर कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन, किसके, आर एस सरकारिया उसके चेयरमैन थे, जो रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के। और इनको कहा गया था कि ये जो मतलब अरेंजमेंट है सेंटर स्टेट का, उसको उसको रिव्यू करें और कोई जो भी रिकमेंडेशन है वो सजेस्ट करें। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1988 में सबमिट की थी। और इसमें मतलब ये जो कमीशन थी ये स्ट्रक्चर चेंज के खिलाफ नहीं थे, मतलब स्ट्रक्चर चेंज के फेवर में नहीं थे। इनके ये नहीं, इनका कहना था कि जो स्ट्रक्चर है वो जो है वो सही है। ठीक है, उसको उसको नहीं बदला जाए। लेकिन कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल है, मतलब उसमें जो कुछ चीज़ों पर एम्फसाइज किया था कि उसको चेंज करना जरूरी है, ताकि उनकी जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है वो स्मूथली चले, ये फंक्शन है वो स्मूथली चले, दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशन हो स्टेट और सेंटर के बीच में। ठीक है, इनका कहना था कि फेडरलिज्म जो है वो एक ज़्यादा फंक्शनल अरेंजमेंट है कोऑपरेटिव एक्शन के लिए देन स्टैटिक इंस्टीट्यूशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, it outrightly rejected the demand for curtailing of power center and stated that a strong center is essential to safeguard the national unity and integrity which is being threatened by the fishy-past tendencies in बॉडी पॉलिटिक्स। इनका कहना है, इनका अच्छा, अभी तक हमने जो कमेटी देखी थी स्टेट ने सेटअप की थी, उनका कहना था कि स्टेट को ज़्यादा ऑटोनॉमी दो। ठीक है, ज़्यादा ऑटोनॉमी दो। हाँ, लेकिन लेकिन ये जो कमीशन थी, ठीक है, सरकारी कमीशन ने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है वो जरूरी है अपने देश के लिए, मतलब अपने स्टेट के लिए। क्यों?
क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा तो ये अपनी यूनिटी को बचाए रखेगा और इंटीग्रिटी को बचाए रखेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मतलब टेंडेंसी थी, अब अभी भी टेंडेंसी है, 90s में भी थी, अभी भी है, कि देश को बांटने वाली, ठीक है। कहीं से कोई अलग जा रहा है, कहीं से कोई अलग भाग रहा है, कुछ नहीं हो जाता तो कुछ साउथ साउथ वाले कहते हैं कि हम अपना नया रिपब्लिक बना रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर इट डिड नॉट इक्वेट स्ट्रॉन्ग सेंटर विद सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। इट ऑब्जर्व दैट ओवर सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू ब्लड प्रेशर एट सेंटर एंड एनीमिया एट पेरिफेरी, ठीक है। इनका कहना था कि इन्होंने मतलब जो ऑब्जर्व किया कि ओवर सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हिस्से में हो, सारे उसके कंट्रोल में हो, सब उसी की इच्छा से हो, ठीक है, उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इनका कहना है कि अगर ऐसा है तो इसको कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है सेंटर पे बढ़ गया है, और जो बाहर की पेरिफेरी है, किनारे की साइड, ये स्टेट्स हैं, वहां पर एनीमिया हो गया है, ठीक है। एनीमिया तो खून की कमी होता है ना, ठीक है। तो इन्होंने रिकमेंडेशन क्या थी, बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी, 247 रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। जो सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी रिकमेंडेशन नहीं पढ़ी जाती है क्योंकि तब याद भी नहीं रहेगा, पढ़ भी लेंगे तो भी नहीं याद रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं। देखिए, परमानेंट परमानेंट इंटर स्टेट परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल की बात सबने की थी, इन्होंने भी कही कि परमानेंट स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम था इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, जो कि आर्टिकल 263 के तहत सेटअप होनी चाहिए। तो आर्टिकल 356 शुड बी यूज वेरी स्पेरिंगली, अभी तक जो थे उन्होंने कहा था कि उसको हटा ही दो, इन्होंने कहा कि बहुत कम, मतलब बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, और लास्ट रिसोर्ट की तरह इस्तेमाल करती है, मतलब अब कुछ नहीं बचा है तब इसको इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी स्टेट में हुआ आप तुरंत उठा के प्रेसिडेंट रूल लगा दिए, नहीं, इसको लास्ट रिसोर्ट की तरह इस्तेमाल करना है। फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज शुड फर्दर बी स्ट्रेंथन एंड मोर सच सर्विसेज शुड बी क्रिएटेड। देखो अभी ऊपर जो थे उन्होंने कहा था कि ऑल इंडिया सर्विसेज चीज़ें हटा देनी चाहिए, और उसमें क्या कहते हैं सेंटर का अलग स्टेट का अलग बनाना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज वाली चीज़ें हैं इनको मतलब मजबूत करनी चाहिए, और वैसी और भी सर्विसेज लानी चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात होती है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात होती है, ठीक है, वैसा। फिर रेजिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन शुड कंटिन्यू टू रिमेन विद पार्लियामेंट, रेजिडुअरी पावर रिलेटेड टू टैक्सेशन, ठीक है। और अदर रेजिडुअरी पावर शुड बी प्लेस्ड इन कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इनका कहना है कि टैक्सेशन से रिलेटेड जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड, वो पार्लियामेंट के पास रहे, लेकिन बाकी जो भी चीज़ें आती है रेजिडुअरी पावर में, वो कंकरेंट लिस्ट में भेज देनी चाहिए, मतलब उसमें सेंट्रल स्टेट दोनों ही लॉ बना सकें, ठीक है। अभी तो इसके पहले जो हमने देखा था उसमें कहते हैं कि रेजिडुअरी पावर स्टेट्स को जानी चाहिए, यहाँ कह रहा है कि कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। फिर व्हेन प्रेसिडेंट विथहोल्ड हिज असेंट टू द स्टेट बिल्स, द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अभी जो है प्रेसिडेंट जब किसी स्टेट गवर्नमेंट के बिल को विथहोल्ड कर लेते हैं तो कोई रीजन नहीं उनको बताने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पर इस कमीशन का कहना था कि जब आप विथहोल्ड करते हैं तो आपको बताना चाहिए कि क्यों विथहोल्ड किया है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये प्लानिंग कमीशन का हिस्सा था, अब इसका कोई मतलब नहीं था। इसका इन्होंने कहा था कि इसका नाम जो है नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए, कोई मतलब थोड़ी नाम चेंज होना है। फिर द जोनल काउंसिल शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश एंड रीएक्टिवेटेड टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, जोनल काउंसिल को फिर से कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। सेंटर शुड हैव पावर टू डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्सेस, ठीक है। ये अभी हमने देखा था कि ऊपर मना किया गया था कि सेंटर खुद से ना करे, और करे भी तो स्टेट से पूछ के करे, तो इसमें कहा कि सेंटर जो है उसके पास पावर होना चाहिए कि वो आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर सके स्टेट्स में विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। हाउएवर इट इज डिजायरेबल दैट द स्टेट शुड बी कंसल्टेड, ठीक है। तीन चीजें कही हैं, पहला कि सेंटर के पास पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करे स्टेट में। दूसरा, उसको जरूरत ना पड़े कि वो किसी स्टेट की जो है कंसेंट ले रहा है, ठीक है। मतलब कि स्टेट मना कर दिया कि नहीं भाई हमारे यहाँ नहीं कर सकते, तो फिर नहीं कर पाओगे। तो उसमें कहा कि स्टेट मतलब सेंटर को कंसेंट ना लेना पड़े स्टेट की। तीसरा कहा कि ये मतलब ये भी डिजायरेबल है कि जो सेंटर है वो स्टेट से कंसल्ट कर ले कि हाँ हम जो आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करना चाहते हैं या डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। इनका कहना है कि सेंटर को स्टेट से बातचीत करनी चाहिए जब वो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को कोई लॉ बना रहा हो। क्यों? क्योंकि कंकरेंट लिस्ट पर स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बन सकते हैं ना, सेंटर और स्टेट दोनों ही लोग लॉ बन सकते हैं। अगर मान लो सेंटर ने बनाया स्टेट ने बनाया और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो स्टेट का लॉ सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। और अगर इसने प्रेसिडेंट ले लिया, प्रेसिडेंट का असेंट ले लिया, ठीक है, तो ये फिर स्टेट का लॉ उस स्टेट में
स्टेट का प्रिवेल करेगा, ठीक है, समझा। फिर द प्रोसीजर ऑफ कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर इन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर, मतलब यह अभी प्रोसीजर नहीं है कि जब भी कोई गवर्नर को अपॉइंट करो, किसी भी गवर्नमेंट गवर्नर को किसी स्टेट के लिए अपॉइंट करते हो, ठीक है, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, या चीफ मिनिस्टर मतलब चीफ मिनिस्टर सॉरी, जो चीफ मिनिस्टर है उनसे कंसल्ट करना चाहिए, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना चाहिए। इसको खुद कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो कि जब किसी स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करोगे तो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना चाहिए, पर अभी तक लिखा नहीं है, ठीक है। अभी और कंसल्ट भी नहीं करते हैं, अब तो कंसल्ट भी नहीं करते हैं, जिसका मन करे वो गवर्नर बना के वहाँ रख देते हैं। द स्टेट प्रोसीड्स ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स मे बी मेड परमिसिबली शेयरेबल विद अदर स्टेट्स, ठीक है। जो नेट प्रोसीड्स होता है, जो नेट प्रोसीड है कॉर्पोरेशन टैक्स का, नॉर्मली जो इनकम टैक्स होता है ना, वो नहीं शेयर होता है। जो सॉरी, जो डायरेक्ट टैक्स से डायरेक्ट टैक्स जो है शायद वो नहीं शेयर होते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वही शेयर होते हैं। तो इनका कहना है कि जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स इस तरह का डायरेक्ट टैक्स है शायद, ठीक है। तो इसकी जो प्रोसीड्स हैं वो स्टेट स्टेट का शेयर करना चाहिए, ठीक है। गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो लॉन्ग द कमांड मेजोरिटी इन असेंबली, ठीक है। गवर्नर जो है उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं डिसॉल्व कर सकते हैं अगर वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो वहाँ के असेंबली में मेजोरिटी कमांड करती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हमने देखा कि 356 का इस्तेमाल बहुत गैर मतलब उस तरीके से होता है। 356 आर्टिकल 356, ठीक है। तो वो उसमें क्या गवर्नर की मर्जी होगी, वो उसने फाइल भेजी, बोल दिया कि भाई यहाँ पे जो चीज़ें कानून उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही कहा कि गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो लॉन्ग इट रिकमेंड इट कमांड अ मेजोरिटी इन असेंबली। फिर उसके बाद क्या, गवर्नर्स टर्म ऑफ 5 ईयर इन स्टेट शुड नॉट बी डिस्टर्ब एक्सेप्ट फॉर सम एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजन। कह रहा है कि गवर्नर का जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में, उनको वहीं रखो 5 साल। और मतलब कोई बहुत एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजन हो तब कर सकते हो, अदरवाइज उनको वहीं 5 साल रखो, उनको उनको उनका कार्यकाल को डिस्टर्ब ना करो। फिर नो कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुड बी सेटअप अगेंस्ट स्टेट मिनिस्टर अनलेस अ डिमांड इज मेड बाय पार्लियामेंट। इनका कहना है कि किसी भी मतलब स्टेट के मिनिस्टर को, किसी भी स्टेट के मिनिस्टर के खिलाफ किसी भी तरह की इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठानी चाहिए अनलेस अ डिमांड इज मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट द्वारा ये मांग की गई हो। पार्लियामेंट का मांग करने का मतलब है पार्लियामेंट ने कोई रेजोल्यूशन पास किया हो ना उसके खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ। फिर द सरचार्ज ऑफ इनकम टैक्स, द सरचार्ज ऑफ इनकम टैक्स शुड नॉट बी लेविड बाय सेंटर एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड फॉर स्ट्रिक्टली लिमिटेड पीरियड। जो इनकम टैक्स है उस पर जो सरचार्ज डाला जाता है सेंटर के द्वारा, वो नहीं होना चाहिए, मतलब वो बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए और बहुत कम टाइम के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए होना चाहिए, ठीक है। उसका एक स्पेसिफिक पर्पस हो और उसका एक मतलब टाइम लिमिट हो, बहुत कम टाइम के लिए। प्रेजेंट डिवीजन ऑफ फंक्शन बिटवीन फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन, अच्छा ये अब नहीं है इसमें प्लानिंग कमीशन, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है इसका। फिर स्टेप शुड बी टेकन टू यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फार्मूला इन इट्स ट्रू स्पिरिट। 3 लैंग्वेज फार्मूला मतलब होता था हिंदी, हिंदी, एक तो हिंदी हो गई, एक रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, और एक फॉरेन लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है। तो इनका कहना है कि इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नो ऑटोनॉमी फॉर रेडियो एंड टेलीविजन बट डिसेंट्रलाइजेशन इन देयर ऑपरेशन। जो रेडियो और टेलीविजन है उसके उसको उनको ऑटोनॉमी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन उनकी जो फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस है, उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, ठीक है। नो चेंज इन द रोल ऑफ राज्यसभा एंड सेंटर्स पावर टू रिकॉग्नाइज रीऑर्गेनाइज स्टेट, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि ऊपर बोले थे ना कि जो स्टेट्स है उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन रखना चाहिए। इसमें कह रहा है कि राज्यसभा की जो रोल है उसको उसमें चेंज नहीं कर सकते, और सेंटर की जो पावर है किसी भी स्टेट को रिऑर्गेनाइज करने का वो भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो वैसे ही रहे। फिर द कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज शुड बी एक्टिवेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड 180 आउट ऑफ 247 रिकमेंडेशन, ठीक है। अच्छा, ये कहना है कि कमीशन को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए नहीं, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए कमिश्नर बैठाना चाहिए, ठीक है, कमिश्नर। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 247 में से 180 रिकमेंडेशन मान ली थी और उसको एक्सेप्ट की थी,
और उसको इम्प्लीमेंट भी की हैं, ठीक है। तो इंटर स्टेट काउंसलिंग कब इस्टेब्लिश हुआ था? इंटर स्टेट काउंसलिंग 1990 में, ठीक है। पुंची कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुंची कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब वो किया था। ये देखो, दूसरी कमीशन थी सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर, पहली वाली इसके ऊपर वाली थी, ठीक है, सरकारी कमीशन। सेकंड कमीशन थी पुंची कमीशन। तो पुंची कमीशन ने मतलब 2007 में अपना वो दिया था। नहीं, 2007 में पुंची कमीशन को मतलब एस्टेब्लिश किया गया था। और इनके जो वो थे चेयरमैन थे मदन मोहन पुंची, एम पुंची, ठीक है। ये फॉर्मर सीजीआई थे। इन लोगों ने मतलब इन्होंने जो सेंटर से रिलेशन थे उनको रिफॉर्म करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी कई सारी, ठीक है। तो खासकर पॉलिटी और इकोनॉमी जो भी चेंज हुए हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिनेरियो में सरकारी कमीशन के बाद से, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। इनको क्या किस चीज़ का रेफरेंस करने को कहा था? टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या था इनका? कमीशन was required to examine and review the working of existing arrangement between state and center, union and state as per Constitution of India, the healthy precedents being followed, various pronouncement of the courts in regard। अच्छा, बहुत लंबा यार एक पॉइंट। कहना है कि मतलब ये चीजें इनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब है कि ये चीज इनको देखनी थी, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें हैं। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल स्पेयर्स इंक्लूडिंग legislative relation, administrative relation, role of governor, emergency provisions, financial relations, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इंटरस्टेट रिवर वाटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या था इनको जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था? इन एग्जामिनिंग एंड रिव्यूइंग द वर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट बिटवीन सेंटर यूनियन एंड स्टेट, द वर्किंग द मेकिंग and making recommendation as to the change and measures needed. The Commission required to keep in view the social, economical development that have taken place over the years, particularly over the last 2 decades, and have due regard to the scheme and framework of Constitution। अच्छा, ये सब तो मतलब उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, मतलब इन सब चीज़ों को उनको पढ़ना था एक तरह से, ठीक है। इनकी रिकमेंडेशन देख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है। सारी ही चीज़ें जिसमें सेंटर स्टेट से डील करती होंगी या जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो सारी चीज़ें इन लोगों ने रिकमेंडेशन में दे दी होंगी, ठीक है। पंचायती राज भी देखो, पंचायती राज भी दे दिया है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2010 में सबमिट की थी, ठीक है। 1456 पेज की रिपोर्ट थी, 7 वॉल्यूम से इसके सरकारी कमीशन के। और इसको अच्छा, कमीशन जो सरकारिया कमीशन और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये रिपोर्ट दी थी। इसके बाद रिकमेंडेशन कहाँ गए भाई इनकी? सरकारी कमीशन ने 310 रिकमेंडेशन दी थी। ये कई सारे मुद्दों पर दी होंगी, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो देख लेते हैं। पहला, टू फैसिलिटेट द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज इन लिस्ट 3 सब्जेक्ट, ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट सम ब्रॉड एग्रीमेंट इज रीच बिटवीन यूनियन एंड स्टेट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट ऑन मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। इनका कहना है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में चीज़ें हैं उसके लिए एक अच्छा खासा एग्रीमेंट होना चाहिए यूनियन और स्टेट के बीच में, जब भी कोई इनको कानून बनाना हो उस चीज़ों पर, ठीक है, यूनियन स्टेट या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। द यूनियन शुड बी एक्सट्रीमली रिस्ट्रेंड इन असर्टिंग पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन मैटर असाइन टू द स्टेट, ठीक है। यूनियन जो है, यूनियन ऑफ इंडिया है, वो जब मतलब वो उसको पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हर चीज़ में, जब खासकर स्टेट का मैटर हो। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी मतलब, अब मान लीजिए कि जैसे स्टेट लिस्ट में कोई कानून है, कोई कोई स्टेट लिस्ट में कोई आइटम है, उस पर कानून बनाना है उस स्टेट को, ठीक है। लेकिन सेंटर चाहता है कि वो बनाए, तो रेजोल्यूशन पास करवा दिया राज्यसभा से, ठीक है। और राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दी 2/3 से, तो पार्लियामेंट बना सकती है लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या किसी स्टेट का वो नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं, उसके कमेंट नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ठीक है। तो चीज़ें होती थी पहले, मतलब पॉलिटी अगर उनके हिसाब से नहीं चल रही वहाँ पे तो प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं।
फिर greater flexibility to states in relation to subjects in state list and transferred items in concurrent list is the key to for better centralization. फिर union should occupy only that of many subjects in concurrent list or overlapping jurisdiction which are absolutely necessary to achieve uniformity of policy in demonstrable national interest. इनका कहना है कि यूनियन ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया के पास वही सब्जेक्ट होने चाहिए कॉन्करेंट लिस्ट है या ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन के जो बहुत जरूरी हों, ठीक है, जिनके लिए आपको यूनिफॉर्मिटी चाहिए दोनों मतलब नेशनल इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। सेंट्रल स्टेट में यूनिफॉर्मिटी के लिए आपको कई वो चीज़ें होल्ड करनी चाहिए कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। बाकी चीज़ें डिवाइड कर सकते हो सेंट्रल स्टेट में। देयर शुड बी कंटिन्यूइंग ऑडिटिंग रोल फॉर इंटर-स्टेट काउंसिल in the management of matter in concurrent or overlapping jurisdiction. For the period of 6 months prescribed in Article 201 for state legislature to act when the bill is returned by President can be made applicable for President also to decide on assenting or withholding assent to the state bill reserved for consideration of President. इनका कहना है कि जो आर्टिकल 201 में जो लिखा हुआ आर्टिकल 201 में 6 महीने का टाइम दिया गया है, ठीक है, स्टेट्स को 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि जब कोई भी बिल जो प्रेसिडेंट मतलब रिटर्न करते हैं स्टेट को रिटर्न हुआ तो 6 महीने बाद के अंदर उनको मतलब उस स्टेट को उसको मतलब देना होता है, ठीक है, ठीक है। उनका कहना है कि ऐसा ही कुछ जो टाइम लिमिट है, जैसे 6 महीने का टाइम लिमिट यहाँ पे है, ठीक है, वैसा ही कुछ स्टेट मतलब प्रेसिडेंट के लिए भी होना चाहिए, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए वैसा ही कुछ होना चाहिए कि उनको भी टाइम लिमिट दिया जाए कि भाई आप भी 6 महीने के अंदर या कुछ एक्स एक्स डेज या मंथ के अंदर इसको देख के निस्तारण करो इसका, ठीक है। हालांकि अभी कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कितने भी दिन के लिए रख सकते हैं अपने पास बिल। पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ एंट्री 14 ऑफ लिस्ट 1, अच्छा, ट्रीटी मेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन इट थ्रू पार्लियामेंट लेजिस्लेशन टू स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर इन्वॉल्व, ये सब प्रकार चीज़ें। फिर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ठीक है, इनका कहना है कि इन इट एंड इज द इम्प्लीकेशन ऑफ स्टेट फाइनेंशियल अरेंजमेंट और अच्छा while selecting governors हाँ ये important है, while selecting governors central government should adopt the following strict guidelines as recommended in the Sarkaria Commission report and follow its mandate in 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 a letter and spirit, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को आए कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी गवर्नर को अपॉइंट कर रही है किसी स्टेट के लिए तो उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। पहला कि ही शुड बी एमिनेंट इन सम वर्क ऑफ लाइफ सम वॉक ऑफ लाइफ, मतलब किसी एक क्षेत्र में बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी हो। ही शुड बी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, अगर मान लो कि एक्स स्टेट है, यहाँ पे जो भी बंदा आएगा ना वो किसी वाई स्टेट से आएगा, किसी वाई स्टेट को ही गवर्नर बना सकते हो, मतलब इनका रिकमेंडेशन थी। ऐसा नहीं कि इसी स्टेट के बंदे को बना दिया तो वो पार्ट वहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। ही शुड बी अ डिटैच्ड फिगर एंड नॉट टू इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, मतलब वो कोई ऐसा बंदा हो कि जो जो अंदरूनी पॉलिटिक्स हो रहे स्टेट में उससे जुड़ा ना हो, ठीक है। फिर ही शुड बी अ पर्सन हु हैज नॉट टेकन हु हैज नहीं हु हैज नॉट टेकन टू ग्रेट अ पॉलिटिक्स जनरली एंड पर्टिकुलरली इन रिसेंट पार्टिसिपेट है क्या यहाँ पे मिसिंग वर्ड, ठीक है। गवर्नर शुड बी गिवन अ फिक्स्ड tenure of 5 years and their removal should not be at the sweat will of government of center, ठीक है। इनका कहना है कि जो गवर्नर है उनका टेन्योर जो है वो 5 साल का फिक्स करना चाहिए और उनको ऐसा जैसे अभी मतलब गवर्नमेंट जो सेंटर पे होती है वो रिकमेंड कर देती है हटाने के लिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो उनका फिक्स टर्म होना चाहिए 5 साल का। द प्रोसीजर लेड डाउन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मुतादिस कैन बी मेड एप्लीकेबल फॉर इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। ऐसे इनका कहना है कि जैसे प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस है कि प्रेसिडेंट को पहले इलेक्ट करते हैं फिर इम्पीच कर दे सकते हो, ठीक है, थ्योरेटिकली इम्पीच कर सकते हो, प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। ऐसे ही कुछ स्टेट गवर्नर के लिए भी बुला देते हैं, ठीक है, कि
उनका आपने जो 5 साल का कार्यकाल है वो फिक्स कर दिया, और स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस चला सकती, ठीक है। फिर आर्टिकल 163 डज नॉट गिव गवर्नर द जनरल डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्ट अगेंस्ट और विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। जो आर्टिकल 163 है वो गवर्नर को कोई ऐसा जनरल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दे रही है कि वो कोई भी जो मतलब एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उसको उसके खिलाफ काम करें या उसके साथ काम करें, ठीक है। In fact, the area for the exercise of discretion is limited, and even in this limited area, this his choice of action should not be arbitrary and fanciful. मतलब गवर्नर को मतलब हमने देखा ना, अभी इसमें देखेंगे प्रेसिडेंट की पावर और गवर्नर की पावर, ठीक है। तो गवर्नर को कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो आर्बिट्रेरी है, मतलब क्या कहते हैं उसे, डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशनरी, ठीक है। वो उसमें उसको किसी को पूछना नहीं है, इवन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनको भी नहीं पूछना है, ठीक है, उस केस में तो वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। लेकिन इसमें रिकमेंडेशन कही कि ये ऐसा आर्बिट्रेरी या फैंसीफुल नहीं होना चाहिए, जो वो करे वो ठीक ठाक करे लॉजिकली। इट मस्ट बी इट मस्ट बी अ चॉइस डिक्टेटेड बाय रीजन, एक्टिवेटेड बाय गुड फेथ एंड टेंडर बाय कॉशन, ठीक है। In person, in respect of bill passes by legislative assembly of state, the governor should take the decision within 6 months whether to grant assent or to reserve it or for consideration of assent। इनका कहना है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली किसी स्टेट की कोई पास कर देती है बिल, ठीक है, गवर्नर के पास भेजा, तो ये गवर्नर की जिम्मेदारी होगी कि वो 6 महीने के अंदर अंदर या तो उसको कंसिडर करे कि बिल मतलब उसको असेंट देना है या नहीं, या विदहोल्ड करना है या रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो ये तीनों चीजें उनको 6 महीने के अंदर देखनी होगी। इनका रिकमेंडेशन था, एक्सेप्ट सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं की गई हैं। On the question of governor's role in appointment of chief minister in case of an hung assembly, it is necessary to lay down certain clear guidelines to be followed as constitutional convention, ठीक है। इनका कहना है कि अगर हंग असेंबली हो गया, हंग असेंबली मतलब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं हुई, मान लो कि चार पार्टियों ने कॉन्टेस्ट किया, तो चारों को इतना वोट मतलब सबको अलग अलग इतना वोट मिला है कि कोई अकेले गवर्नमेंट नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो वहाँ और कोalition भी नहीं बन पा रहा कोई, तो हंग असेंबली हो गई कि इलेक्टेड तो हैं पर वो मेंबर नहीं हो पाए, या कह सकते हो कि मेंबर भी हो गए तो वो रूल नहीं कर पा रहा हिसाब से, अपने हिसाब से चल नहीं पा रहा, ठीक है। फिर ऑन रिक्वेस्ट, अच्छा ये हो गया। अच्छा इसमें इसमें भी इसको लेके रिकमेंडेशन दी है कि जो हंग असेंबली हो तो क्या करना चाहिए। द पार्टी और कंबाइंड पार्टीज विच कमांड द विल विच कमांड द विल या विन या मेजोरिटी ऐसे कुछ होगा, सपोर्ट विद लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी कॉल्ड अपॉन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज it is if there is a pre-poll alliance or coalition, it should be treated one political party if such coalition obtains a majority, ठीक है। इनका कहना है कि अगर किसी इलेक्शन के पहले कोई अलायंस है किसी पार्टीज का, किसी पार्टी जैसे हम आजकल देखते हैं इंडिया पार्टीज, तो इसको एक तरह का एक पॉलिटिकल पार्टी माननी चाहिए, एक पॉलिटिकल ब्लॉक मानना चाहिए, ठीक है। तो जब इनको मेजोरिटी मिलेगा तो गवर्नर जो है इन्हीं के ही बंदों को बुलाएगी, ठीक है। The case no party or pre-poll coalition has a clear majority, ठीक है, गवर्नर शुड सेलेक्ट द चीफ मिनिस्टर इन ऑर्डर प्रेफरेंस इंडिकेटेड हेयर। इनका कहना है कि अगर कोई प्री पोल कोलिशन नहीं होता और क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, ठीक है, अगर मतलब किसी अलायंस को कहते हैं कि क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, तो गवर्नर को क्या करना चाहिए। नहीं, गवर्नर फिर जो है वो सीएम के हिसाब से सेलेक्ट करेगा, वो दिया गया। ग्रुप ऑफ पार्टीज विच हैड प्री पोल group of parties which had pre-poll alliance commanding the largest number doesn't mean majority। मान लो कि 100 सीटें हैं, ठीक है, 100 सीटें हैं, अब इसमें से किसी को 49 मिली, ठीक है, 49 मिली, और बाकी जो 51 है वो अलग अलग पार्टीज को मिली हैं, अब उनके बीच में कोलिशन नहीं बन पा रहा है, तो ये लार्जेस्ट पार्टी है पर ये मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, 49 वाला, ठीक है। द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्लेम, हाँ, द मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जो गवर्नमेंट बनाना चाहती है दूसरों के सपोर्ट से, उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं, उसको भी मतलब कंसीडर कर सकते हैं। फिर पोस्ट इलेक्टोरल कोलिशन बाय विद द ऑल पार्टी ज्वाइन पार्टनर्स ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट, ठीक है।
पोस्ट इलेक्टोरल कोलिशन मतलब जब इलेक्शन हो गया, ये हंग असेंबली की बात हो रही है, तीनों में सारे में हंग असेंबली की बात हो रही है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, ठीक है। तो इसमें पोस्ट इलेक्टोरल कोलिशन बता रहे हैं कि जब इलेक्शन होने के बाद कई सारे एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो और वो गवर्नमेंट बनाते हैं मिलके, मालूम उनकी मेजोरिटी होगी तो गवर्नमेंट बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। द पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस विद सम पार्टीज जॉइनिंग द गवर्नमेंट एंड द रिमेनिंग इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। ठीक है। ऑन द सिचुएशन ऑफ डिसमिसल ऑफ चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर शुड इनवेरिएबली इंसिस्ट ऑन द चीफ मिनिस्टर प्रूविंग हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस फॉर विच ही शुड प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट। इनका कहना है कि अगर किसी चीफ मिनिस्टर को डिसमिस करना हो तो गवर्नर को इंसिस्ट करना चाहिए कि वो चीफ मिनिस्टर जो है वो मतलब जो हाउस का फ्लोर है, हाउस फ्लोर मतलब असेंबली में अपनी मेजोरिटी दिखाए, ठीक है। उसके लिए टाइम लिमिट शो करे, मतलब 10 दिन में दिखानी है, 2 हफ्ते में दिखानी है, जितने में भी दिखानी है उतने दिन में दिखाए, और नहीं दिखा पाता तब उसको डिसमिस करे। ऐसे नहीं कि अपने मन किया और कह दिया कि नहीं ठीक डिसमिस कर दे रहे हैं, ठीक है। द गवर्नर शुड हैव राइट टू सैंक्शन for prosecution of a state minister against the advice of council of minister if the cabinet decision appears to the governor to be motivated by bias in the face of overwhelming material, ठीक है। अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि कोई जो मिनिस्टर है, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर है, उसने कुछ गलत किया है, तो उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन गवर्नर को देना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब तब भी देना चाहिए जब कैबिनेट का डिसीजन उसके खिलाफ, मतलब गवर्नर के अपोजिट में हो, तब भी देना चाहिए गवर्नर को ये रिकमेंडेशन या परमिशन, ठीक है। फिर कन्वेंशन ऑफ गवर्नर एक्टिंग एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड विदहोल्डिंग एनी स्टैट्यूटरी पोजीशन शुड बी डन अवे विद। कहना है कि कन्वेंशन मतलब जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ जो चांसलर होते हैं कौन होते हैं, नॉर्मली गवर्नर्स होते हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके चांसलर गवर्नर होते हैं। तो इस कमेटी का कहना था कि जो मतलब जो ऐसी पोजीशंस हैं उससे उनको हटा देना चाहिए, मतलब वो उनके पास नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हिज रोल शुड बी कन्फाइंड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओनली। इनका कहना है कि गवर्नर का रोल केवल और केवल जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वहीं तक सीमित होना चाहिए, उसके बाहर नहीं। फिर when an external aggression or internal disturbance paralyze the state administration, creating a situation of potential breakdown of constitutional machinery of state, all alternative courses available to the union for discharging its paramount responsibility under 355 should be exhausted in certain situation, and exercise of power under Article 356 should be limited strictly to rectifying a failure of constitutional machinery in the state, ठीक है। इनका कहना है कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है या जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो और स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पैरालाइज हो जाए, कुछ भी ऐसा मतलब सिचुएशन हो जाए कि वो कुछ भी ना कर पा रहा हो, तो जो आर्टिकल 355 है उसके हिसाब से यूनियन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को देखे, ठीक है, और उनको ही देखना पड़ेगा। उसके बाद ऑन क्वेश्चन ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 356 इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, suitable amendments are required to incorporate the guidelines set forth in landmark judgment of Supreme Court in SR Bommai versus Union of India, ठीक है। This would remove possible misgiving in regard on the part of state and help in soothing center situation, ठीक है। 356 के केस में इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाए तब क्या करना चाहिए, ठीक है। Given the strict parameter now set for invoking अच्छा, अब तो नहीं, मतलब पहले नहीं रहा होगा, अब नहीं है, हाँ 44 के बाद हो गया था। तो जो इमरजेंसी प्रोविजन है 352 356 के लिए उसमें स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स सेट किए गए, ठीक है, जो कि लास्ट रिजॉर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाए। 356 तो मतलब ये कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कर देते हैं, ठीक है। 352 रिसेंटली नहीं हुआ, वो इंदिरा गांधी टाइम लास्ट टाइम हुआ था, ठीक है। टू बी यूज ओनली मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इनका कहना है कि इसको एज ए लास्ट रिसोर्ट यूज करो। लास्ट रिसोर्ट मतलब जब सारी चीजें खत्म हो गई हैं आपके हिसाब से, अब कुछ इसमें नहीं हो सकता, तो आर्टिकल 352 या 356 इस्तेमाल करो, ठीक। द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अंडर आर्टिकल 355
It is necessary to provide a constitutional and legal framework to deal with situations which require central intervention, but do not warrant invoking the extreme step under आर्टिकल 352 356। ठीक है, इनका कहना है कि आर्टिकल 356 के 355 के तहत जो यूनियन है वो स्टेट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और जो लीगल फ्रेमवर्क है उनको ऐसा कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करने चाहिए कि स्टेट की जो सेंटर की जो इंटरवेंशन है वो हो, मतलब वो हो लेकिन हमेशा ना हो, लेकिन तभी हो जब बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, काफ़ी सारी रिकमेंडेशन है, चलो देखते हैं। सुटेबल अमेंडमेंट टू आर्टिकल 263 आर रिक्वायर्ड। ठीक है, suitable amendment to Article 263 are required to make the inter-state council a credible, powerful and fair mechanism। ठीक है, zonal council should be meet at least twice a year with an agenda proposed by states concerned with maximize cooperation and promote harmonization of policies and action having interstate ramification। The of Secretariat of a strengthened interstate council can function एज अ सेक्रेटरीट ऑफ जोनल काउंसिल एज वेल। ठीक है, अच्छा। Empowered Committee of Finance Minister of State proved to be successful experiment in state interstate coordination on fiscal matter. There is need to institutionalize similar model as well। ठीक है, अच्छा। Forum of Chief Minister chaired by the one of Chief Minister by rotation can be similarly thought, and particularly to cooperate coordinate policies of sectors like energy, food, education। ठीक है, all India services in sectors like health, education, engineering and judiciary should be created। इन लोगों ने रिकमेंड किया कि ऑल इंडिया सर्विसेज और सारी क्रिएट करनी चाहिए। किस किस क्षेत्र में? हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंजीनियरिंग, जुडिशरी। ठीक है, फैक्टर्स इनहिबिटिंग द कंपोजिशन एंड functioning of second chamber। Factor inhibiting the composition and function of second chamber as representative forum of state should be removed and modified even if the required amendment of constitutional provision। ठीक है, in fact Rajya Sabha offers immense potential to negotiate acceptable solution to factions friction point which emerge between center state fixed legislative और administrative। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा की जो कुछ कंपोजिशन और फंक्शंस हैं उसको हटाना चाहिए। ठीक है, और उनको मॉडिफाई करना चाहिए। फिर बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्टेट इंटर सी इज डिजायरेबल and this is possibly by equality of representation in Rajya Sabha. This require amendment of relevant provision to give equality of seats to states in Rajya Sabha irrespective of their population size। इनका कहना है कि जो राज्यसभा है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर स्टेट का, किसी भी स्टेट का कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टेट का साइज कुछ भी हो उसको इक्वल मतलब रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ठीक है, हमने देखा जैसे गोवा का केस, यूपी का केस, गोवा में 1, यूपी में 30 या 31 है। ठीक है, तो इनका कहना है कि एक नंबर सेट करो कि जितने यूपी का हो उतना ही गोवा का भी हो। ठीक है, लेकिन ऑल्दो ये ऑड हो जाएगा। अभी जो है अपने पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स, राज्यसभा सीट्स मेंशन होती हैं। ठीक है, राज्यसभा, लेकिन इनका कहना है कि पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। जैसे यूएस के केस में, यूएस में शायद हर स्टेट को 2-2 हैं। ठीक है, 2 जन वहाँ से उनके अपर हाउस में जाते हैं। तो उसके बाद है स्कोप ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज टू एक्ट एज इंस्टीट्यूशन टू सेल्फ गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड थ्रू अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट। ठीक है, फिर ऑल फ्यूचर सेंट्रल लेजिस्लेशन इन्वॉल्विंग states involvement should be provided for cost sharing as in case of RTE Act। ठीक है, इनका कहना है कि अगर कोई आगे आगे चल के कोई लेजिस्लेशन बनता है, कोई कानून बनता है स्टेट्स को लेकर, तो उसमें कॉस्ट शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि RTE, राइट टू एजुकेशन
के केस में, राइट टू एजुकेशन एक्ट, existing central legislation where the states are interested with the responsibility of implementation should be suitably amendment provided for sharing of cost by central government. ठीक है, अच्छा ये कहना है कि जो भी लेजिस्लेशन जिसको भी इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी स्टेट को है, ठीक है, उसके इसके लिए जो कॉस्ट इनकर होती है वो सेंटर को उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। The royalty rates on major minerals should be revised at least every 3 years without any delay. State should be properly compensated for any delay in a revision of royalty beyond 3 years. इनका कहना है कि जो रॉयल्टी मिलती है मिनरल माइनिंग पर, मेजर मिनरल माइनिंग पर, उसको 3 महीने में ही रिवाइज कर देना चाहिए, ठीक है, रॉयल्टी रेट्स को। और अगर डिले होता है तो उसके लिए कंपनसेशन देना चाहिए उनको, स्टेट्स को, ठीक है। The current ceiling on profession tax should be completely done away with constitutional amendment। जो सीलिंग है प्रोफेशन टैक्स पर उसको हटा देना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। द स्कोप फॉर रेजिंग more revenue from tax mentioned in Article 268 should be examined fresh, re-examined. This issue may be either referred to next Finance Commission or an expert committee to be appointed to look into matter, ठीक है। तो इनका कहना है कि आर्टिकल 268 में जो भी चीजें मेंशन है उसको फिर से इनको री एग्जामिन करना चाहिए और या फिर ये इशू को फाइनेंस कमीशन को रेफर कर देना चाहिए कि वो देखें भाई कैसे करना है, ठीक है। टू ब्रिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ऑल फिजिकल लेजिस्लेशन शुड प्रोवाइड फॉर एन एनुअल असेसमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड the reports of these bodies include uh, these bodies should be laid in both house of parliament state legislation। अच्छा, तो कहना है कि जो फिजिकल लेजिस्लेशन है, ठीक है, नहीं ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए जो जितने भी फिजिकल लेजिस्लेशन है उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी से असेस कराना चाहिए और उसकी जो रिपोर्ट हो उन बॉडीज की वो दोनों जगह, इस हाउस में मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउस में और स्टेट लेजिस्लेचर में उसको रखना चाहिए, उसको मतलब असेस करनी चाहिए वहां से, ठीक है। कंसिडरेशन स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन शुड बी हैंडेड एज बिटवीन द सेंटर स्टेट। देयर शुड बी एन इफेक्टिव मैकेनिज्म टू इवॉल्व evolve the state in financialization of terms of reference to the of the finance commission, ठीक है, पता नहीं मतलब जो फाइनेंस कमीशन को टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया जाता है वो सेंटर स्टेट के बीच में होना चाहिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिव्यू ऑल एग्जिस्टिंग सेसेस एंड सरचार्ज विद अ व्यू टू ब्रिंग डाउन देयर शेयर इन क्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। ये कहना है कि सेंटर जो है जितने भी इनके यहाँ अपने यहाँ जो सरचार्ज और सेस हैं उसको रिव्यू करना चाहिए और इसको कम करना चाहिए एक तरह से। बिकॉज ऑफ द क्लोज लिंकेज बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एन एक्सपर्ट कमिटी में बी अपॉइंटेड टू लुक इनटू इशू ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। देयर शुड बी मच बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन है नहीं तो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। 5 ईयर प्लान ये भी खत्म हो गया लगभग। Finance Commission division in Ministry of Finance should be converted into full-fledged department serving as permanent secretariat for Finance Commission, ठीक है। अच्छा, इनका कहना है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो फाइनेंस कमीशन डिवीजन होता है उसको फुल फ्लेज डिपार्टमेंट कन्वर्ट करना चाहिए और उसको एक फाइनेंस कमीशन के लिए जैसे परमानेंट सेक्रेटरिएट होता है वो स्टैब्लिश करना चाहिए। फाइनेंस कमीशन को कई बार मतलब कई सारी कमिटी ने या कमीशन ने रिकमेंड किया है कि फाइनेंस कमीशन को परमानेंट कमीशन बनाना चाहिए, ठीक है। फिर प्लान कमीशन से रिलेटेड था, अब इसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि ये तो खत्म हो गया। फिर स्टेप शुड बी टेकन फॉर सेटिंग अप ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन अंडर आर्टिकल 307, ठीक है, ये अभी तक नहीं आया था। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन अंडर आर्टिकल 308 रेड विद एंट्री 42 ऑफ लिस्ट 1, ठीक है, एंट्री 42 ऑफ लिस्ट 1। This commission should be vested with both advisory and executive role with decision-making powers. As constitutional body, the decisions of Constitution Commission should be final and binding on all states as well as Union of India, ठीक है।
ठीक है, एनी पार्टी एग्री with the decision of commission may prefer to appeal in to the Supreme Court. ठीक है, report of the commission was circulated to all stakeholders including state government, UTs, union ministries, department concerned for their consideration. और उसके बाद देखिए द कमेंट्स रिसीव, अच्छा ये सारे कमेंट्स उसमें मतलब इसमें फिर इन लोगों ने रिकमेंडेशन दी थी, फिर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज ने इस पर कमेंट किए थे, या स्टेट यूटीज ने भी किया था, ठीक है, क्या क्या वो करेंगे। फिर नोट्स एंड रेफरेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन नाउ द लास्ट एंट्री इज नंबर 97 बट द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इज 98। एंट्री नंबर 2A, 92A, 92B हैव बीन एडेड एंड एंट्रीज 33, 92 और 92C हैव बीन ओमिटेड। ठीक है, अच्छा इनका कहना है कि जो लास्ट एंट्री नंबर है उसका नंबर है 97, लेकिन टोटल कितनी एंट्रीज हैं, 98 है, ठीक है 98 है, लेकिन नंबर जो है 97 मेंशन है। क्यों, उसकी नंबरिंग बीच में ऐसे की गई है। एक मतलब ये जो ऐड किए गए थे 2A, 92A और 92B, और ये ऐड किए थे, हटाया क्या क्या था 33, 20, 92 और 92C। ठीक है, फिर इवन नाउ द लास्ट एंट्री इन नंबर्ड एज 66। अच्छा ये मतलब ये होगा उसके लिस्ट में ना, यूनियन लिस्ट के केस में, और ये शायद स्टेट लिस्ट के केस में है, और ये कंकरेंट लिस्ट होगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोविजन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये आया था 2016 में, 101 अमेंडमेंट। रिपोर्ट ऑफ द कमीशन ऑन इंटरस्टेट रिलेशन पार्ट 1, अच्छा ये सब तो ठीक है। इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो ये सब अलग अलग चीज़ें रेफरेंस हैं, ठीक है, रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो अगली बार हम स्टार्ट करेंगे इंटरस्टेट रिलेशन, तब तक के लिए धन्यवाद।